सास के जन्मदिन पर देवरानी जेठानी ने दिया तोहफा। मनोरमा अपने 2 बेटों बहुओं के साथ रहती थी। आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा था। गर्मी से परेशान थकी हारी बहू हाथ में कुछ सामान लिए घर आकर बैठ जाती है और अपनी देवरानी को आवाज लगाती है। जरा एक गिलास पानी ले आओ, बहुत प्यास लग रही है। ये लो पंक्ति। ये क्या तुम नॉर्मल पानी लेकर आई हो? अरे मैं बाहर से आई हूँ, जरा ठंडा पानी तो लेकर आती। लेकिन गर्मी में बाहर से आती ठंडा पानी नहीं पीते हैं। अरे यार, तुम क्यों बार बार मुझे ज्ञान देने लग जाती हो? प्लीज ठंडा पानी लेकर आओ ना। उसके बाद वो जेठानी की बात सुनकर चुप हो जाती है। अंदर से जाकर ठंडा पानी लाकर देती है, जिसे पीकर वो चैन की सांस लेती है। दरअसल छोटी बहू गांव से थी, जो हर अच्छी बुरी चीजों को समझती थी, लेकिन बड़ी अमीर भी थी और शहरी भी थी। इसीलिए वो हमेशा ना समझी वाली हरकतें करती रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन। अब गर्मियां और बढ़ गई थीं। ऐसे ही एक दिन। बहू, आज तो तूने खाने में काफी बनाया है। तुरई, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी की सब्जी और आज चावल भी काफी सारे बनाए तूने। गर्मी के मौसम में ही तो तुरई, शिमला, खीरा गर्मी में ही फायदा करती है। पता है, इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है और गर्मियों में तो अक्सर शरीर में पानी की कमी हो ही जाती है। उसे पूरी करने के लिए हम तो हमेशा इसी तरह की सब्जियां खाते हैं। पंक्ति बहू, तू हर बार गेट की तरफ क्या देख रही है? चल खाना शुरू कर। मैं ये सब नहीं खाऊंगी। मैंने अपने लिए अलग से गर्मियों का खाना ऑर्डर किया है। अब जब तक गर्मियां रहेंगी तो मैं तो वही खाऊंगी। बहू इतना कह ही रही थी कि तभी डोरबेल बजती है और डिलीवरी वाला सामान ले खड़ा होता है। तभी बहू पेमेंट करके डाइनिंग टेबल पर अपने मंगाए सैलेड खाने लगती है। अगर तुम्हें सलाद ही खाना था तो मुझे बता देती। बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी? और ये तो दिखने में भी काफी महंगा लग रहा है। कितने का मंगवाया तुमने ये? सिर्फ 400 रुपए का है। और ये कोई ऐसा वैसा सैलेड नहीं। इसके अंदर लेटिस, ब्रोकली, चेरी, टमाटो, स्पेनिश और भी कई तरह की वेजेस हैं, जो गर्मियों में हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये सब तो मंडी में भी मिल जाता है। तू मुझे बता देती, शाम को मैं आते हुए ले आती। जो चीज घर में बन सकती है उसके लिए फिजूल खर्चा क्यों करना? कहाँ तक सही है? सभी की बात सुनकर भी बड़ी बहू को कोई फर्क नहीं पड़ता है और अपने खाने में मस्त रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू थी, जो गर्मियां शुरू होते तरह तरह पकवान बनाते रहती थी। जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं, कुछ भी ठंडा पीने के लिए नहीं बनाया। मैं एक काम करती हूँ, आज सबके लिए सत्तू का शरबत और आम पन्ना बना देती हूँ। इन शहरी लोगों ने तो ऐसी चीज पीनी ही होगी। जब गाँव का आम पन्ना और सत्तू का शरबत पियेंगे ना, तो इन्हें गर्मी से असली राहत मिलेगी। उसके बाद छोटी बहू ये सोचते हुए सभी घर वालों के देसी नुस्खे से सभी के आम पन्ना और शरबत बनाती है। मैंने तो आज तक सिर्फ सत्तू के शरबत के बारे में सुना था। पहली बार पी रहा हूँ। ये काफी ज्यादा टेस्टी है। मैं जब अपनी नानी के गांव जाया करती थी तो वो मेरे लिए हमेशा आम पन्ना बनाती थी। आज मुझे रवीना बहू ने अपनी नानी के हाथ के आम पन्ने की याद दिला दी। बहू, अब जब तक गर्मी है तब तक तू हर रोज हमारे लिए आम पन्ना और ये सत्तू का शरबत बनाना, ठीक है? ये सुनकर छोटी बहू बहुत खुश होती है और सभी के साथ बैठकर ठंडा ठंडा शरबत का मजा लेती है। तभी बाहर से हाथ में ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम लिए बड़ी बहू घर आती है, जिसे देख करके अरे पंक्ति बहू, ये तो इतनी सारी जूस की बोतल क्यों लेकर आई? और ये तेरे हाथ में काले पानी की बोतल क्या करी? ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर नाले का पानी भरा है। माँ जी, ये सारे जूस आउट ऑफ इंडिया के हैं और काफी ज्यादा टेस्टी और रिफ्रेशिंग हैं। समर्स में इनकी काफी डिमांड चल रही है और ये कोई गंदा पानी नहीं है, बल्कि ये तो है ब्लैक वाटर। लेकिन पंक्ति, तुम्हें ब्लैक वाटर लेने की क्या जरूरत थी? जानती हो ना ये कितना महंगा आता है। कम से कम एक बोतल 1500 से 2000 रुपए के बीच में होती है। ब्लैक वाटर हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को काफी अच्छा रखता है और बॉडी को डिटॉक्स भी करती है। लेकिन सिर्फ पाचन क्रिया को सही करने के लिए तुमने इतने पैसे खर्च कर दिए। अरे ये बोतल तो एक बार में ही खत्म हो जाएगी। पंक्ति, अगर तुम्हें पाचन क्रिया सही करने के लिए ही कुछ पीना था तो मुझे बता देती। पता है माँ जी, हमारे गर्मियों के मौसम में अपने गांव में मिट्टी के मटके में ढेर सारा पानी डाल, उसके अंदर चुकंदर, गाजर, आंवला, नींबू, पुदीना, धनिया डालकर उसका पानी बनाकर पीते थे। और ये सारी चीज तो घर में भी रखी हुई है। तुमने तो बेफालतू में इतने पैसे बर्बाद कर दिए। कोई पैसे बर्बाद नहीं किए मैंने। जैसे तुम्हें तुम्हारे गाँव का तरीका पसंद है, वैसे मुझे मेरा ये शहरी तरीका। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। इतना कहकर बड़ी अपने कमरे में चली जाती है और आराम से कोल्ड ड्रिंक के मजे लेती है। अब वहीं छोटी बहू शाम के खाने के लिए दही भला चावल और भी ठंडे पकवान बनाती है। रवीना बहू, तू तो आए दिन हमें गर्मी में कितने ठंडे ठंडे पकवान खिला रही, वरना हर साल की गर्मी तो बस रोटी सब्जी खाने में ही गुजर जाती थी। वैसे ये क्या बनाया है तूने? ये चावल के अंदर इतना सारा पानी क्या कर रहा है? माँ जी, इसे पांता भात कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में लोग बड़े चाव से इसे खाते हैं। इस गर्मी में हमारे पेट को काफी ठंडक देता है और सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है।
इससे बढ़िया दही भल्ले मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। और ये लस्सी, आहा, क्या टेस्टी लस्सी बनाई है तुमने। आखिरकार बेबी किसकी हो? अरे ये सब तो मेरी बहू का कमाल है। माँ जी ये तो कुछ भी नहीं है। कल तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए पूरी और आम रस बनाऊं। मुझे तो आमरस काफी पसंद है। जब छोटे थे तो हमेशा दादी माँ बनाकर दिया करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद आमरस तो पीना बंद ही हो गया। कोई बात नहीं, कल का मुझे बेसब्री से इंतजार है। मेरे लिए तो तुम 10-12 पूरी बना कर रखना। इस तरह गांव में रहने वाली बहू हर रोज नए नए पकवान बनाती और अपने देसी नुस्खे से सबकी सेहत का ख्याल भी रखती। कभी दही की सब्जी, कभी आम, पन्ना, रबड़ी और भी और। वही दूसरी शहरी बहू गर्मी में ठंडी चीजें खाती तो थी, लेकिन खर्चा ज्यादा करती रहती थी। अच्छा हुआ मैं फ्रूट्स लेने के लिए इस मॉल के अंदर आ गई, वरना बाहर इतनी धूप में खड़े होकर ठेले वाले से फ्रूट्स लेने पड़ते। यहाँ देखो मॉल में सारे फल कितने ज्यादा फ्रेश है और तो और कितनी साफ सुथरी भी है। इस तरह वो मॉल से ढेर सारे फल को सब्जियां ले लेती। 3-4 हजार रुपये खर्च करके घर लाकर उन्हें काट कर खाने लगती है, लेकिन वो सभी फल फीके होते हैं और उसे जरा भी अच्छे नहीं लगते, ना ही घर वालों को पसंद आते हैं। पंक्ति बहू तू भी सच में हद करती है। अगर तुझे फल लेने ही थे तो मेरे साथ शाम को मंडी चलती, बिल्कुल ताज़ा फल दिलाकर लाती तुझे। 500 रुपए में तुझे सब मिल जाते। और तो और अगर खराब या फीके निकलते तो फल वाला उन्हें बदला कर भी देता। तू तो बस पैसे उड़ाने में लगी हुई है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है पंक्ति। तुम आजकल हद से ज्यादा खर्च कर रही हो, खाने से लेकर पीने तक हर चीज। पता है तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड का पूरा बैलेंस ही खत्म कर दिया है। अब ऐसे ही दिन गुजरता है और कुछ दिनों बाद सास का जन्मदिन आया। तब छोटी बहू अपनी सास को तोहफा देने के लिए बाजार से एक साड़ी खरीद कर लाती है। माँ जी तो ये साड़ी देखकर खुश हो जाएंगी। अच्छा हुआ कि अपने गांव के तरीकों से मैंने हमेशा अपने ससुराल वालों को ठंडे ठंडे पकवान खिलाए हैं और अपने पति के पैसों की बचत की, तभी तो आज मैं माँ जी के लिए साड़ी ले पाई। ओह नो, मेरा तो पूरा अकाउंट खाली हो गया। क्रेडिट कार्ड में भी पैसे नहीं है और तो और वॉलेट में भी सिर्फ 100 रुपए पड़े हैं। अगर इनसे पैसे मांगे तो ये काफी गुस्सा करेंगे। उन्होंने मुझे जो भी पैसे दिए थे वो सारे मैंने खत्म कर दिए। क्या दूं मैं माँ जी को? मनोरमा के दोनों बेटे बड़े प्यार से अपनी माँ के लिए केक लेकर आते हैं, जिसके बाद माँ सभी के साथ मिलकर केक काटती है और छोटी बहू अपने लाए हुए तोहफे को सास को देती है, जिसे देख सास बहुत खुश ये होती तो है। वही साड़ी है जो मैंने दिन में दुकान में देखी थी, लेकिन थोड़ी महंगी होने की वजह से मैं खरीद नहीं पाई थी। तो मेरी पसंद का कितना ख्याल रखती है। मुझे तेरा तोहफा बहुत पसंद आया। माँ जी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। सॉरी, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। इसमें माफी मांगने की क्या बात है? तुम सब मेरे साथ हो, यही काफी है मेरे लिए। मुझे कोई तोहफे नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, इससे तुझे एक बात तो समझ आ गई होगी कि बचत करना कितना जरूरी है। तू हर दिन बाहर के खाने पीने में कितने पैसे उड़ाती थी। यहाँ तो बात सिर्फ मेरे तोहफे की थी, लेकिन अगर कल को किसी जरूरी चीज में तुझे पैसों की जरूरत आ पड़ी तो फिर तू क्या करेगी? हाँ पंक्ति, जो चीज हमें घर में आसानी से मिल सकती है हम बना सकते हैं, तो उसके लिए क्यों फिजूल खर्ची करना। ये तब अच्छा लगता है जब हमें कोई चीज बनानी ना आती हो या उसे बनाना काफी मुश्किल हो। आप लोग ठीक कह रहे हैं। मैं पैसे खर्च करके इतनी चीज लाती थी और एक भी चीज काम की नहीं निकली। सच कहूँ तो उस दिन का खाया वो सैलेड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो ब्लैक वाटर भी बिल्कुल आम पानी की तरह था। और उस दिन मेरी वो महंगी वाली आइसक्रीम के सामने तो रवीना की बनाई हुई कुल्फी ज्यादा टेस्टी लग रही थी। और वो सारे फल भी बेकार निकले। अब से मैं भी बचत करूंगी। उस दिन सभी को बड़ी की बात अच्छी लगी और सभी बहुत खुश हुए। उस दिन से शहरी बहू भी घर पर ही चीजें बनाती और पैसों की बचत करने लगी। शहर में एक अमीर परिवार में कांता नाम की औरत थी। उसके 4 बेटे थे। 3 बेटों की शादी उनकी पसंद की मॉडल लड़कियों हो गई थी। तीनों बहुएं मॉडलिंग करती थीं और छोटा अक्सर बाहर ही रहता था। ऐसे ही कुछ दिन बाद अरे वो आज तो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है। रामू काका, मेरी ब्लैक टी कहाँ है? और मेरे चारों बेटों की पसंद की खीर बनाई है या नहीं? मालकिन ये रही ब्लैक टी और खीर अभी लेकर आते हैं हम। आदित्य, तू घर का सबसे छोटा है ना, तुझे पसंद है। चल आजा बैठ, मैं तुझे आज अपने हाथ से खीर खिलाऊंगी। अरे नहीं माँ, मुझे लेट हो रहा है। आप तीनों भैया को खिला दीजिए, मुझे मनाली के लिए निकलना है। तो क्या देवर जी, आप फिर से घूमने जा रहे हैं और 10 दिन बाद आएंगे? हाँ भाभी। अरे प्रीतम जी, आप ही कुछ कहिए देवर जी से। आपकी भी शादी हो जाएगी तो आपको भी बिजनेस संभालना आना चाहिए। भाभी, मैं कुछ समय पहले बिजनेस ही संभालता था भैया के साथ, लेकिन मैं बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं ये ट्रिप करता हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ, आप सब खाना खा लीजिए। अच्छा सुन, मेरे हाथ से एक चम्मच तो खा ले। घर जल्दी आना,
अब मैं तेरी शादी कर दूंगी। ऑन वे मॉम। उसके बाद वो अपनी माँ के हाथ से खीर खा के घूमने चला जाता है, जहाँ ठंडी ठंडी वादियों में उसकी मुलाकात एक काली लड़की से होती है। वो उसे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी और कुछ ही दिनों में एक दूसरे को प्यार हो जाता और शादी करके घर आ जाते हैं, जहाँ घर नौकर उन्हें देखकर सबको बुलाता है। अरे बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन, जल्दी आइए, छोटे साहब आ गए हैं, वो भी छोटी बहू लेकर। ये सुनकर सुरेखा और तीनों जेठानी बाहर आती हैं। आदित्य, ये तूने क्या किया? कौन है ये काली लड़की और तूने इससे शादी क्यों की? नमस्ते माँ जी। माँ, आप मेरी शादी करवाना चाहती थी ना? बस मैंने भी भैया की तरह अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली। मेरी शेफाली से मुलाकात उसी मनाली ट्रिप पर हुई थी। ओह गॉड, ये पुअर सी लड़की और काली भी है। ये हमारे घर की छोटी बहू है। मैं तो इसे अपनी देवरानी के रिश्ते में सोच भी नहीं सकती हूँ। देवर जी, आपने क्या किया? आप इतनी दूर से ऐसी काली पीली गरीब लड़की लाए हैं। आप जानते हैं ना हमारे शहर में कितना नाम है, हम कितने पैसे वाले लोग हैं। क्या रुतबा है, आपको जरा सा भी ख्याल नहीं आया? बिल्कुल सही बोली दोनों बहुएं। आदित्य, मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था कि अमीर घर की अच्छी बहू लाऊंगी, गोरी चिट्टी। और ये, अरे जरा मेरी तीनों बहू को देख, कितनी मॉडर्न है और ये उनके आसपास भी नहीं भटकती है। बस माँ, बहुत हो गया। अब मैं शेफाली के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और भैया ने भी तो अपनी पसंद की शादी की है, तो शेफाली के साथ क्या दिक्कत है? बस यही कि वो काली है। लेकिन माँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा है तो हम दोनों चले जाते हैं। नहीं, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों रह सकते हो यहाँ। इसके बाद सास मुंह बनाकर काली बहू का गृह प्रवेश करवाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बेटे को काम के चक्कर से बाहर जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद से सास काली बहू पर अत्याचार करने लगती है और उसके साथ ही तीनों जेठानियां भी उसको ताने देने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ कल्लू माई देवरानी, जरा इधर आना। आज मेरे पाँव में बहुत दर्द है, तो थोड़ा मसाज कर दो। जी दीदी, मैं अभी कर देती हूँ। उसके बाद वो जेठानी के पैर दबाने लगती है और ऐसे ही अगले दिन उनके लिए गोलगप्पे बनाकर लाती है। माँ जी, ये लीजिए, गोलगप्पे खा लीजिए। मैंने सौंठ और खट्टी चटनी दोनों का पानी बनाया है। अरे वाह, ये सुनकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया। पर इससे मेरी हेल्थ पर तो कोई असर नहीं होगा ना? अगले वीक मेरा मॉडलिंग कंपटीशन है। नहीं दीदी, मैंने हेल्दी वाले गोलगप्पे बनाए हैं। ओहो, इस काली कोयले की शक्ल देखकर तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मनहूस कहीं की हमारे घर में आ गई। चल जा यहाँ से, खा लेंगे हम। सास की बात सुनकर वो रोते हुए अंदर चली जाती है। मोहिनी, रूपाली, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको तंग करो जितना कर सकते हो, इसके सारे कपड़ों को ही जला दो। ठीक है माँ जी। अपनी सास की बात सुनकर जेठानी काली देवरानी के कमरे में जाकर उसकी अलमारी से सारे कपड़े निकालकर जला देती है। जब आकर जले हुए कपड़े देखती है, हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? अब मैं कल सुबह क्या पहनूंगी? मेरे सारे कपड़े जल गए। कोई बात नहीं, मुझे दर्जी का काम तो आता ही है। मैं आदित्य जी के दिए हुए पैसों से कुछ कपड़े खरीद लेती हूँ, उसी के ही ब्लाउज पेटीकोट साड़ी बना दूंगी। ऐसा कहकर शेफाली बाजार से सिलाई का सामान खरीद कर लाती है और फटाफट अपने लिए 50 जोड़ी सिल लेती है। आधे दिन पहनकर वो घर का काम करती है तो घमंडी सास और उसकी तीनों बहू देखकर हैरान हो जाती हैं। ये क्या मोहिनी बहू, तूने इसके कपड़े नहीं जलाए थे जो आज फिर ये पहन कर आ गई है? माँ जी, मैंने एक एक कपड़ा जला दिया था, पर शाम को मैंने इसे कुछ सिलते हुए देखा था। शायद इसने अपने लिए कपड़े सिले हैं। काली दर्जी कहीं की। जो भी कहो, सिलाई तो इसने अच्छी की है। देखो कितना अच्छा ब्लाउज है और साड़ी भी अच्छी लग रही है। कम नहीं है ये गलूटन। जो भी हो, अब मैं इसे अपने घर में नहीं देख सकती। एक दिन काली बहू के हाथ से प्लेट टूटकर नीचे गिर जाती है, जिस वजह से सास को अब मौका मिल जाता है उसे परेशान करने का। और वो उस रात उसे खूब सुनाती है और बाहर बैठा देती है। ठंड में कांपते हुए उसकी पड़ोसन ये देख उसकी मदद करने आती है। बेबी, तुम्हें बहुत ठंड लग रही होगी, कांप भी रही हो। मैंने देखा है तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। देखो, तुम्हारा पति जब आएगा मैं बता दूंगी। फिलहाल मेरे साथ दूसरे शहर में चलो, मैं ये जगह छोड़कर जा रही हूँ। तब तक तुम वहीं रह लेना और इन लोगों को तो इनके कर्मों का फल मिल ही जाएगा। शुक्रिया आंटी। उसके बाद वो पड़ोसन काली बहू को अपने साथ अपने शहर लेकर चली जाती है, जहाँ उसका बहुत ध्यान रखती है
और काली बहू बनाए हुए कपड़े जब वो देखती है तो उसका साथ देती है और उसे बड़ी डिजाइनर बनाने में मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ उसका पति उसे पूरे घर में देखता है पर वो नहीं मिलती। माँ, मेरी पत्नी कहाँ है? कहीं आपने कुछ कर तो नहीं दिया? भला मैं तेरी काली पत्नी को कुछ क्यों कहूँगी? वो कल मुही हमारा मुंह काला करके भाग गई अपने किसी आशिक के साथ, वो भी पैसे चुरा कर। देख लिया गरीब लोगों को अपने सर पर बिठाने का नतीजा। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर वो काफी उदास हो जाता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। और एक दिन तीनों जेठानियां रेम वॉक करके मॉडलिंग कर रही थीं। फिर जब विजेता घोषित करने के जब 2 जज आते हैं जिनमें एक उनकी देवरानी होती है, ये देख सास बहू सहम सी ओह जाती माय गॉड, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो हमारी गरीब काली देवरानी है। इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर कैसे बन गई? और ये तो जज भी है। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, हमने इसके साथ अच्छा नहीं किया था। देखो जो आज वो किस मुकाम पर पहुँच गई है। देखिए, मैं अभी मिस शेफाली के साथ विनर बताने आया हूँ, पर मैं चाहता हूँ शेफाली जी आप ही बताएं। यस श्योर, थैंक यू। सो इस फैशन शो के रैंप वॉक विनर हैं मिस कनिका कपूर। अरे जेठानी जी, आप यहाँ कैसे हैं आप सब? हमें साइड में आकर बात कर लेनी चाहिए। शेफाली, हमें माफ कर दो, हम तीनों ने तुम्हारे साथ बहुत बदसलूकी की है। हाँ, हमें माफ कर दो, माँ जी की तरफ से भी हम माफी मांगते हैं। हम उन्हें समझाएंगे तो वापस घर चलो तुम। पता नहीं मैं वो सब भूल पाऊंगी भी या नहीं। इतने में उसका पति भी आ जाता है और रोने लगता है। शेफाली, तुम यहाँ? तुम जानती हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा, कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? सच्चाई सुनेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि माँ जी और जेठानी जी ने मेरे साथ क्या क्या किया। इसीलिए मैं यहाँ आ गई। क्या तुम्हारे साथ इतना सब हो गया और मैं बेखबर था? भाभी, आप तो मुझे बता सकती थी ना, लेकिन आपने भी ऐसा ही किया। अब मैं शेफाली की आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा, इसलिए आप माँ को खुद कह देना अब मैं वापस घर लौट के कभी नहीं आऊंगा। मैं और शेफाली एक नई दुनिया बनाएंगे। चलो शेफाली। दोनों पति पत्नी वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं और फिर काली बहू बड़े बड़े लोगों के कपड़े डिजाइन करती है और बहुत बड़ी डिजाइनर बन जाती है। वो दोनों खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।